अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राम का कानून डिफ्यूजन का और इफ्यूजन का। अब सबसे पहले हम इस कानून को समझने की तरफ नहीं चलते, बल्कि पहले डिफ्यूजन और इफ्यूजन के प्रोसेस को समझते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम कहते हैं बेतरतीब को, यानी खुद ब खुद मिक्स हो जाना गैस मॉलिक्यूल्स का बाय रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत से। अब एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम फ़र्ज़ करते हैं ये एक कमरा है और इस कमरे में कोई शख्स कोई शख्स स्प्रे करता है किसी खुशबू को। ठीक, कोई भी खुशबू हो, जैसा कि सेंट वगैरह, ठीक है, इसे खुशबू कर दे तो शुरू में इस गैस के मॉलिक्यूल यहीं पर मौजूद रहेंगे। अब देखिए जी, इस कमरे के अंदर ये जो नीले कलर में मैं बना रहा हूँ ये एयर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, ये नीले वाले क्या हैं स्टूडेंट्स? ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और ये जो सुरख वाले हैं ये स्प्रे जो इसने किया है ये खुशबू के मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये खुशबू के मॉलिक्यूल हवा के मॉलिक्यूलों के साथ बेतरतीब तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह खुशबू के मॉलिक्यूल का हवा के मॉलिक्यूल के साथ बेतरतीब मिक्स हो जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी खुद ब खुद मिक्स होना गैस मॉलिक्यूल्स का बेतरतीब हरकत के ज़रिए आपस में, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब हम आते हैं समझने के लिए इफ्यूजन को। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एस्केप कहते हैं निकलने को, चुपके से निकलना। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल। टाइनी का मतलब है छोटा, सही। तो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूलों का निकलना थ्रू ए टाइनी होल, एक छोटे से सुराख से, इनटू ए वैक्यूम, खला में, विदाउट मॉलिक्यूलर कोलिजन, बग़ैर मॉलिक्यूलों की आपस में टकराए। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अब अगर हम कोई गुब्बारा ले लें, सही, इस गुब्बारे के अंदर फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ हो। ठीक, अब अगले दिन सुबह, यानी इसको आप रात भर कमरे में छोड़ दें, अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि इस गुब्बारे का साइज़ छोटा हो चुका होगा। अब होता यह है कि इस गुब्बारे के अंदर बेशुमार छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे इस गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल निकल रहे होते हैं। ठीक, तो किसी बहुत ही छोटे सुराख से गैस के मॉलिक्यूलों का एक लाइन में, एक तरतीब में निकलना, इसे हम कहते हैं इफ्यूजन। इसे हम क्या कहेंगे? इफ्यूजन। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं ग्राम्स लॉ के कानून को समझने के लिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं इसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद हम ज़रा इसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा हम डिफिनेशन पे आएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। रेट कहते हैं रफ्तार को। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप यहाँ समझेंगे उलट, सही। तो रफ्तार डिफ्यूजन का हो या इफ्यूजन का, किसी भी दो गैसेस का, वो उलट होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़, उनके डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट का, उनके डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट का, सही। अब मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब आपने इसको एक दफ़ा डिफिनेशन को छोड़ देना है। ठीक, अब देखिए जी, अगर एक तरफ हाइड्रोजन गैस हो, ठीक, और दूसरी तरफ, ठीक है, अमोनिया गैस हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमोनिया जो गैस है इसमें नाइट्रोजन का वेट 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, और चूंकि कुल हाइड्रोजन 3 है तो 3 एकम 3 और 14, तो इसका वेट हमारे पास आ जाता है 17। हाइड्रोजन का वज़न 1 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वेट आएगा 2। अब देखिए जी, हाइड्रोजन गैस हल्का है, ठीक है, ये लाइटर है वज़न में, ये क्या है? ये वज़न में लाइटर है। ठीक, उसके मुकाबले में ये अमोनिया जो गैस है ये हैवियर है, वज़नी है। ठीक,
अब अगर हम इन दोनों गैस के मालिक्यूल्स को एक साथ छोड़ें तो हाइड्रोजन की रफ्तार तेज़ होगी, अमोनिया की रफ्तार कम होगी। ठीक, अब मैं आपको यही बात एक और सिंपल मिसाल से समझाता हूँ। अब अगर हम इस गैस को भी किसी गुब्बारे में बंद कर दें, ठीक, और बिल्कुल इसी तरह अमोनिया गैस को भी हम किसी गुब्बारे के अंदर बंद कर दें, ठीक, और इनको 24 घंटे इन गुब्बारों के अंदर हम छोड़ दें, ठीक, अगले दिन हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका गुब्बारा नेक्स्ट डे काफ़ी छोटा हो चुका होगा बामुकाबला इसके, ठीक, अमोनिया के। सही, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मिकदार में खारिज हुआ है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया गैस के। ठीक, क्योंकि ये हल्का था वज़न में, इसलिए ये ज़्यादा रफ्तार से निकलेगा और ज़्यादा तेज़ी से इफ्यूज़ होगा। उसके मुकाबले में अमोनिया गैस स्लो जाएगा। ठीक, तब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो बात हमने समझी वो ये था कि जो गैस हल्का होगा उसकी इफ्यूजन तेज़ होगी और जो गैस वज़नी होगा उसकी इफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। ठीक, ये यूँ कहे कि जो गैस हल्का होगा उसका रफ्तार तेज़ होगा, ठीक, और जो गैस वज़नी होगा उसका रफ्तार क्या होगा, उसका रफ्तार स्लो होगा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एक और बात भी हम समझते हैं। अब देखिए जी, एक ही जगह से अगर गैस के मालिक्यूल गुज़र रहे हों, ठीक है, फ़र्ज़ करें एक पाइप है, इसमें से गैस के मालिक्यूल गुज़र रहे हों। अब एक गैस के मालिक्यूलों की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो, उनका रश ज़्यादा हो, उस मास के हिसाब से, उस वॉल्यूम के हिसाब से उनका रश ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ वही गैस हो लेकिन उसके डेंसिटी कम हो। ठीक, अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ डेंसिटी कम है और यहाँ ऊपर वाले में डेंसिटी यानी मालिक्यूलों का रश या मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो गैस है इसकी जो बहने की रफ्तार है वो स्लो होगी और ये जो गैस है इसके बहने की रफ्तार क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक, तो डेंसिटी ज़्यादा रफ्तार कम और डेंसिटी कम रफ्तार ज़्यादा। अब आपने दोबारा आने डेफिनेशन को समझने की तरफ। ठीक, बल्कि डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छा, अब एक गैस, ठीक है, हम ये जैसे हाइड्रोजन और अमोनिया का एग्जांपल ले रहे थे। ठीक, तो किसी भी गैस का जो रफ्तार होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी गैस का जो रफ्तार होता है, ठीक, किसी भी गैस का जो रफ्तार है वो उसके डेंसिटी के, ठीक है, उसके डेंसिटी के उलट होता है। सही, किसी भी गैस का जो रफ्तार है उसके डेंसिटी के उलट होगा। ठीक, यानी अब देखिए जी, ये रेट ऑफ गैस 1 है और ये डेंसिटी ऑफ गैस 1। अब बटे में होने का मतलब ये कि एक दूसरे के उलट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उलट है, यानी एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के, यानी रेट ऑफ गैस 2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस 2। सही, और यहाँ हम डेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो कि दुगना के बराबर आ रहा होता है। तो किसी भी गैस का जो रफ्तार होता है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के उलट होता है। किसी भी गैस का जो रफ्तार है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के उलट होता है। इसी तरह गैस 2 का रफ्तार अपनी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के उलट होगा। गैस 2 का जो रफ्तार है वो अपने ही डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होगा स्टूडेंट्स, उलट होगा। ये अपने डेंसिटी के उलट और ये अपने डेंसिटी के उलट होगा। ठीक, अब मतलब क्या हुआ उलट का, यानी अगर गैस 1 की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रफ्तार कम होगी, गैस 1 की डेंसिटी कम होगी तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। इसी तरह गैस 2 की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रफ्तार कम, अगर गैस 2 की डेंसिटी कम तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। ठीक, इसी तरह इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ गैस 1 और रेट ऑफ गैस 2 है, वैसे रेट भी लिख सकते हैं आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये अपने मालिक्यूलर मासेस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, अगर एक गैस वज़नी होगा
उसका वज़न ज़्यादा होगा तो उसका रफ्तार कम होगा, वज़न कम होगा तो रफ्तार ज़्यादा। इसी तरह गैस 2 का अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका रफ्तार कम होगा, मास कम होगा तो उसका रफ्तार ज़्यादा होगा। अब इसी को देखिए जी इस डेफिनेशन के अंदर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रफ्तार चाहे डिफ्यूजन की हो या इफ्यूजन की हो, सही, ऑफ टू गैसेस, दो गैसों की, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो उलट होता है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी के उलट होता है, और मोलर मासेस या इसी तरह उलट होता है उसके मोलर मासेस के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। सिंपलिटी के रफ्तार और डेंसिटी या रफ्तार और मास एक दूसरे के उलट होते हैं। रफ्तार बढ़ेगा तो मास छोटा होगा, मास बढ़ेगा तो रफ्तार कम हो जाएगा। इस तरह डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रफ्तार कम, और डेंसिटी कम होगी तो रफ्तार ज़्यादा। ठीक, अब इसमें स्टूडेंट्स ये अगर जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कुछ एक्सप्रेशन जैसा कि आर है, यहाँ पर रेट या रफ्तार को ज़ाहिर करता है, डी यहाँ पर डेंसिटी को ज़ाहिर करता है, और बड़ा एम यहाँ पर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को ज़ाहिर करता है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास तकरीबन एक ही चीज़ है दोनों। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हुआ डेंसिटी के बारे में ग्राम्स लॉ का एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राम्स लॉ, यानी ज़ाहिर करना ग्राम्स लॉ को किसी तजुर्बे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ग्राम्स लॉ को ज़ाहिर करने के लिए हम एक 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक ट्यूब ले लेते हैं, शीशे का ट्यूब, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो अंदर से नज़र आता हो, और इसकी लंबाई होगी कितनी, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक, तो हम एक शीशे का 100 सेंटीमीटर गिलास ट्यूब ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास दो बर्तन होंगे, एक बर्तन के अंदर अमोनिया मौजूद होगा और दूसरे बर्तन के अंदर HCl मौजूद होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, हम एक कॉटन ले लेंगे, ठीक है, एक कॉटन ले लेंगे, उस कॉटन को अमोनिया में डिप करके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, उस कॉटन को कॉटन सॉक्ड विद अमोनिया। ठीक, तो ये कॉटन हमने अमोनिया में गीला करके यहाँ पर रख दिया, और फिर इसी तरह HCl के अंदर भी एक कॉटन गीला करके, ठीक है, तो ये होगा कॉटन सॉक्ड विद HCl। तो HCl में हमने इसे गीला किया और फिर इस मुंह पर, यानी आपने इसको और इसको ये ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स, ये और ये एक साथ दोनों को हमने इधर रख देना है। जैसे हम इन दोनों को एक साथ यहाँ रख देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से HCl के वेपर्स उड़कर इस तरफ आना शुरू करेंगे। हमें नज़र तो नहीं आ रहे होंगे लेकिन अंदाज़ा हो जाएगा, और यहाँ से इसके वेपर्स उड़कर इस तरफ चलना शुरू कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में अगर आप गौर करें, NH3 का वेट जो है वो 17 बनता है। NH3 का वेट कितना बनता है स्टूडेंट्स, 17। और अगर HCl के वज़न को निकालें, इसमें हाइड्रोजन का वज़न 1 है और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को जब जमा कर देंगे इसका वेट आएगा 36.5। अब चूंकि HCl वज़नी गैस है इसलिए HCl क्या करेगा स्टूडेंट्स, HCl कम डिस्टेंस तय करेगा। HCl क्या करेगा, ये वज़नी होने की वजह से कम डिस्टेंस तय करेगा। और अमोनिया को मैं ज़रा कलर चेंज करके शो करता हूँ। ठीक है, ये नीले वाले अमोनिया है, और अमोनिया चूँकि वज़न में हल्की गैस है HCl की निस्बत, ठीक, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। ये अमोनिया ने ज़्यादा फासला तय किया ट्यूब के अंदर, और HCl ने वज़नी होने की वजह से कम डिस्टेंस तय किया। यानी ये जो HCl था इसने
जो डिस्टेंस कवर किया वो 40.5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तकरीबन। और उसके मुकाबले में जो अमोनिया था, अमोनिया ने जो डिस्टेंस तय किया वो है 59.5 सेंटीमीटर। इसने इतना डिस्टेंस तय किया, सही। और स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि इसने इतना फासला तय किया और इसने इतना फासला तय किया? होता यह है कि जहाँ पर ये दोनों गैसेस मिल जाती हैं वहाँ पर फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स या सफ़ेद धुआं जैसा बन जाता है, ठीक है। इस जगह में इनके मिलाप से अमोनियम क्लोराइड गैस बनेगा जो कि वाइट पीपीटी या वाइट फ्यूम्स धुआं बना रहा होगा, ठीक है। इस जगह में इस तरह से वाइट कलर बनते ही हमें पता चल जाएगा दोनों यहाँ मिल चुके हैं, सही। तो इसे हम वाइट डेंस फ्यूम्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी सफ़ेद गाढ़ा धुआं बन जाएगा, ठीक है। सफ़ेद गाढ़ा धुआं इस जगह पर बन जाएगा और जैसे धुआं बनेगा हम इस फासले को भी नाप लेंगे, इसको भी नाप लेंगे। तो पता चला कि HCl ने ज़्यादा फासला तय, HCl ने कम फासला तय किया क्योंकि ये ज़्यादा वज़नी था, और अमोनिया ने ज़्यादा फासला तय किया क्योंकि ये हल्का गैस था। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो गैस वज़नी होगा उसकी रफ्तार कम होगी और जो गैस हल्का होगा उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। तो ग्राम्स लॉ यहाँ से प्रूव भी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि द रेशो ऑफ वेलोसिटीज़, ठीक है। वेलोसिटीज़ वही रफ्तार को ही कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटीज़ किसको कहते हैं? ये जो अभी हम बात कर रहे थे रफ्तार की, जिसे हम रेट कह रहे थे, ठीक है। तो द रेशो ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ टू गैसेस, यानी दो गैसों की रफ्तार का जो रेशो है, डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस, वो डिपेंड करता है उनके फासले पर, ठीक। ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट गैसेस एट द सेम टाइम, ठीक। यानी अगर आपने ये मालूम करना हो कि दो गैसों का रेशो क्या है डिफ्यूजन या एफ्यूजन का, ठीक है, उनके सफ़र करने का, ठीक, तो कहता है इसे हम मालूम कर सकते हैं उनके ट्रैवलिंग से। अब जैसे यहाँ इसने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसने कम किया, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है इसका रेशो कि कौन ज़्यादा तेज़ जा रहा है कौन स्लो। द रेशो ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ टू गैसेस डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट गैसेस, ठीक है, एट द सेम टाइम। जब मुख्तलिफ गैसेस एक ही टाइम पर ट्रैवल करते हैं तो जो ज़्यादा ट्रैवल करेगा और एक कम करेगा, इससे हमें इनका रेशो का पता चल जाता है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर वाले केस में हमने कहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 over the rate of diffusion of HCl, सही। जो रफ्तार जो डिफ्यूजन का था अमोनिया का था, उसे हम कैसे निकालेंगे? उसे हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया। तो वो डिस्टेंस जो अमोनिया ने तय किया और नीचे वाला ने द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl। अब अमोनिया ने कितना फासला तय किया? वो है 59.5 और HCl ने कितना किया? 40.5 सेंटीमीटर। इनको जब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.46। कितना आ जाएगा? तो ये इसका रेशो है। द रेशो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू गैसेस, ये रेशो वेलोसिटी ऑफ टू गैसेस, ये जो अभी हमने निकाला, ठीक है। डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस, वो डिपेंड करते हैं उनके डिस्टेंस पर, किसने कितना डिस्टेंस तय किया और उसने ट्रेवल बाय डिफरेंट गैसेस एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट्स ये जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का एक तजुर्बा भी आप कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम आज के अपने लेक्चर के स्टूडेंट्स से इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।